हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल रैंक स्टेट पीसीएस में। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि आप आयोग की तैयारी कर रहे हैं तो आयोग इसमें से प्रीलिम्स में प्रश्न बनाता ही बनाता है। तो हम जो कवर करेंगे वो अनुच्छेद 74, 75, 77, 78, 88 और ये तीन तरह के मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इनको कवर करने वाले हैं। और भारत के महान्यायवादी यानी कि अनुच्छेद 76 को कवर करेंगे। और इसमें हम एक और कंपैरिजन करने वाले हैं मंत्रिपरिषद मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल भी इसमें कवर करेंगे। मंत्रिमंडल, ये दोनों चीजें कवर करेंगे। और 100% ये प्रीलिम्स के लिए आपके लिए सफिशिएंट कंटेंट रहेगा। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आप बने रहिए और देखते रहिए। बात करते हैं मंत्रिपरिषद की, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसको कॉम कहते हैं। तो मंत्रिपरिषद में क्या है कि यदि आप मंत्रिपरिषद की देखेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 74 में, कितने में, 74 में मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है। जबकि अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, जिम्मेदारी, शपथ, योग्यता और मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते से संबंधित बात की गई है। तो आपको यहाँ पे दो चीजें, आपके दो क्वेश्चन प्रीलिम्स के क्लियर हो गए। सबसे पहले कि अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में है। पहला क्वेश्चन आपका ये क्लियर हो गया, तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए। और दूसरा क्वेश्चन अनुच्छेद 75 में मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, शपथ और योग्यता और मंत्रियों के वेतन के बारे में बताया गया है। ये सारे आपके दो प्रश्न इसमें से कंप्लीट हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इनके संवैधानिक आधार की। तो संवैधानिक आधार क्या है, देखो, अनुच्छेद 74 की मुख्य बातें मोटा मोटा आप समझ लीजिए। मंत्रिपरिषद का गठन 74A, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ऐसा आर्टिकल 74 में कहा गया है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। यानी कि जो राष्ट्रपति को कार्य दिए जाते हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा अपने मंत्रिमंडल से डिस्कस करने के बाद सलाह जो है राष्ट्रपति को दी जाती है। तो ये किस में कहा गया है, ये आर्टिकल 74A में कहा गया है। और पुनर्विचार का अधिकार, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं। अगर मान लीजिए मंत्रिपरिषद ने कोई निर्णय राष्ट्रपति के लिए भेजा, अपनी सलाह भेजी, लेकिन राष्ट्रपति को लगा कि इस पर विचार करना चाहिए, तो वो कह सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार काम करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हैं। ये प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न था, तो इसलिए यहां शामिल कर लिया है। आपको यह क्लियर हो गया होगा। दूसरा है गोपनीयता की शपथ। गोपनीयता की जो शपथ है, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को क्या सलाह दी गई, इस प्रश्न की न्यायालय में कोई जांच नहीं की जा सकती। आयोग ने पूछा था, स्टेटमेंट दिया था कि क्या मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच न्यायालय कर सकता है, तो आपको आंसर मिल गया होगा, नहीं की जा सकती। ठीक है, अब आगे समझ लेते हैं वास्तविक कार्यपालिका। संविधान के अनुसार कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन 74A यानी कि 74A के माध्यम से वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद का उपयोग करती हैं। देखो, जो प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में है। राष्ट्रपति जो है, जिसका बहुमत होता है, बहुमत वाले दल के नेता को आमंत्रित करते हैं और शपथ दिलाते हैं। फिर जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री जो होते हैं, वो अपने मंत्रियों की एक लिस्ट बनाते हैं और सलाह के अनुसार मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाते हैं
राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं मंत्रिपरिषद को। यहां तक की बात समझ में आ गई आपके? अब आगे क्लियर करते हैं। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है। आयोग ने पूछा था कितनी श्रेणियां होती है, तो 3 श्रेणियां होती हैं, अर्थात कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। इन सभी मंत्रियों में शीर्ष स्थान पर प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्रधानमंत्री हैं, पीएम हैं, अब इनके नीचे सारे ये जो है मंत्री होते हैं। ठीक है, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये सारे मंत्री जो है पीएम के अंडर होते हैं। पीएम जो है सलाह देके ही शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति को। कभी कभी मंत्रिपरिषद में एक उप प्रधानमंत्री भी शामिल हो सकता है। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न था कि क्या मंत्रिपरिषद में उप प्रधानमंत्री शामिल हो सकता है, तो आपका आंसर होना चाहिए था जी बिल्कुल हो सकता है। उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति अधिकतर राजनीतिक कारणों से की जाती है। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब समझ लेते हैं मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की श्रेणी। तो श्रेणी में सबसे पहले आते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं ये सबसे वरिष्ठ होते हैं और गृह, रक्षा, वित्त और विदेश जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं। जैसे अब कैबिनेट मंत्री की वर्तमान कैबिनेट मंत्री की बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अपने अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो ये जो कौन है, ये सारे कैबिनेट मंत्री हैं। फिर उसके बाद आते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री दो तरह के होते हैं, एक होते हैं राज्य मंत्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट और एक होते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यानी कि स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। ये छोटे मंत्रालयों विभागों के स्वतंत्र प्रभारी होते हैं और सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। वहीं राज्य मंत्री ये कैबिनेट मंत्री के सहयोगी होते हैं। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनके सहयोगी होते हैं राज्य मंत्री और उनके अधीन ही कार्य करते हैं। उन्हें विशिष्ट कार्य आवंटित किए जाते हैं। यहां तक आपको क्लियर है। अब बात कर लेते हैं तीसरे प्रकार के मंत्रियों के बारे में। वो होते हैं डिप्टी मिनिस्टर। ये कैबिनेट या राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्यों में सहायता करते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक है। फिर आपने सीखा जो दूसरे तरह के जो मंत्री होते हैं, ये पहले तरीके के हो गए। अब जो दूसरे तरीके के जो मंत्री होते हैं वो होते हैं इंडिपेंडेंट राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री हो गए दूसरा, आपने ये सीखा, ठीक है। और जो तीसरे तरीके के जो मंत्री होते हैं वो होते हैं ये स्वतंत्र प्रभार वाले। स्वतंत्र प्रभार। तो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री खाली, ठीक है। अब जो तीसरे होते हैं वो होते हैं डिप्टी मिनिस्टर यानी कि उप मंत्री, ठीक है। तो ये आपने यहां तक सीख लिया। और इनके जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? इन तीनों के जो हेड होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 75 के प्रमुख प्रावधान। उसमें क्या क्या है? मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, सामूहिक उत्तरदायित्व, शपथ, ये सब के बारे में आर्टिकल 75 में कहा गया है। तो नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। ये मैं पहले बता चुका हूं। कार्यकाल, ये प्रीलिम्स का प्रश्न है। कार्यकाल, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं, यानी कि मंत्रियों का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता। वो जो है
मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रसाद पर्यंत, मतलब जब तक उनका बहुमत है तब तक वो बने रहते हैं। दूसरा, सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है। तो जो हमको ये कंटेंट में याद रखने वाली जो बातें होती हैं, उनके नीचे मैं अंडरलाइन बना देता हूँ। सामूहिक उत्तरदायित्व में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ऑप्शन में दे देगा, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, या राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आपको याद रखना है, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पास होता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। अब इनको शपथ कौन दिलाता है? मंत्रियों को राष्ट्रपति द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। तो यहां तक समझ में आया। आगे इनकी योग्यता क्या होती है? कोई भी मंत्री जो लगातार 6 महीने तक संसद, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है, वह 6 महीने के बाद मंत्री पद पर नहीं रह सकता। प्रीलिम्स में पूछा गया था कि यदि कोई व्यक्ति या कोई मंत्री न रहते, मतलब संसद का सदस्य न रहते हुए कितने दिन तक मंत्री रह सकता है? तो 6 महीने तक। ये प्रीलिम्स में पूछा था। और वेतन, मंत्रियों के वेतन और भत्ते संसद द्वारा, किसके द्वारा? संसद द्वारा समय समय पर कानून द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो जो मंत्रियों के वेतन है वो कौन देता है? वो संसद देती है। मंत्रिपरिषद का आकार, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा गया था और इसकी फिर संभावना है। मंत्रिपरिषद का आकार 91वें संविधान संशोधन 2003 के बाद मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो कितने प्रतिशत? 15%। आपको ये वाली बात याद रखनी है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं मंत्रियों का उत्तरदायित्व। मंत्रियों का क्या उत्तरदायित्व होता है? अनुच्छेद 75 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इससे तात्पर्य यह है कि सभी मंत्री अपने सभी भूल चूक के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त उत्तरदायित्व रखते हैं। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या है? अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी निहित है। इसमें कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रहते हैं, जिससे तात्पर्य है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी पदच्युत कर सकते हैं जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। हालांकि राष्ट्रपति किसी मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर ही पदच्युत करते हैं, यानी कि पद से हटा सकते हैं। तो कब हटा सकते हैं? जब प्रधानमंत्री ऐसी सलाह दें राष्ट्रपति को। यहां तक आपको समझ में आया। अब ये 2 अनुच्छेद और आपको समझने चाहिए। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्यों का संचालन होता है। राष्ट्रपति भारत सरकार के व्यवसाय को अधिक सुविधाजनक और मंत्रियों के बीच उक्त व्यवसाय के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। तो नियम कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा। ऐसा कहाँ लिखा गया है? भारत के संविधान के आर्टिकल 77 में। आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य शामिल है। मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए संघ के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित सभी निर्णय को राष्ट्रपति को सूचित करना। अब यहां देखो, ये राष्ट्रपति का जो प्रधानमंत्री का, मंत्रिपरिषद का, ये चीजें आपकी हो गई। मैं आपको यहाँ एक स्लाइड लेके एक काम करता हूँ, आपको थोड़ा सा इसमें समझा देता हूँ। देखो, मंत्रिपरिषद
और ये एक होता है मंत्रिपरिषद, ठीक है, मंत्री परिषद, और एक होता है मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद में 40 से 60 सदस्य होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें मैक्सिमम 15 से 20 सदस्य हो सकते हैं। 15 भी हो सकते हैं और 20 भी हो सकते हैं, और कम भी हो सकते हैं, 10 तक हो सकते हैं, 10 से 20 ऐसे मान के चलिए। अब 10 से 20 सदस्य हो सकते हैं। ये जो होता है ये मंत्रियों का एक समूह होता है, और ये जो मंत्रिमंडल होता है उस समूह समूह के अंदर विशिष्ट मंत्रियों का मंत्रिमंडल होता है, ठीक है। ये डिफरेंस है मंत्रिपरिषद में और मंत्रिमंडल में। मंत्री जो है अधिक होते हैं, मंत्रिपरिषद में अधिक मेंबर होते हैं, मंत्रिमंडल में कम होते हैं। मंत्रिमंडल जो होता है वो हमारे निर्णयों को डायरेक्ट इफेक्ट करता है, जबकि मंत्रिपरिषद की जो सिफारिशें होती हैं वो पीएम को जाती है, और पीएम उन सिफारिशों को मंत्रिमंडल के साथ डिस्कस करके लागू करते हैं। तो ये अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए आपको कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये होता है मंत्रिपरिषद और इसके अंदर होता है मंत्रिमंडल। इतना समझ लीजिए, ठीक है, क्लियर है। अब एक काम कर लेते हैं, अब समझ लेते हैं थोड़ा भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। तो प्रश्न पूछा गया था प्रीलिम्स में कि सरकार का वकील कौन होता है। ऑप्शन दे रखे थे, सीएजी होता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, या अटॉर्नी जनरल होता है। तो आपको सही जवाब देना है भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल सरकार का प्रमुख वकील होता है। भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76 की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, ऐसे ही किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। उच्च विधिक अधिकारी होता है, ये प्रीलिम्स का स्टेटमेंट है, यह उच्च विधिक अधिकारी होता है, ठीक है। यह भारत सरकार को विधिक मामलों में सलाह देता है। तो भारत सरकार को विधिक मामलों में सलाह कौन देता है, महान्यायवादी। नियुक्ति और पदावधि वैसे मैंने आपको बताया, महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और इसका पद कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। उसे हटाने के लिए जो है उसे किसी भी समय राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। उसे हटाने के लिए संविधान में कोई भी प्रक्रिया या आधार उल्लेखित नहीं है। महान्यायवादी वही पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो राष्ट्रपति निर्धारित करता है, यानी कि महान्यायवादी की जो फीस है, जो सैलरी है, वो जो है राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। समझ में आ पा रहा है। संविधान ने महान्यायवादी का पारिश्रमिक निर्धारित नहीं किया है। तो यदि प्रश्न में पूछा जाए कि अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी का जो वेतन है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, ऑप्शन में दे रखा होगा संसद, संसद सबसे ऊपर दे रखा होगा, फिर उसके बाद दे रखा होगा पीएम, फिर उसके बाद दे रखा होगा राष्ट्रपति। तो आपको राष्ट्रपति को सेलेक्ट करना है, राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। महान्यायवादी के कर्तव्य समझ लेते हैं। महान्यायवादी वह कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है
जो राष्ट्रपति द्वारा उसे भेजे या आवंटित किए जाते हैं। समझ लीजिए, जो कार्य राष्ट्रपति महान्यायवादी को देता है, उस पर जो महान्यायवादी होता है, जो अटॉर्नी जनरल होता है, वो भारत सरकार को सलाह देता है। यदि राष्ट्रपति ने कोई कार्य आवंटित नहीं किया है, तो अटॉर्नी जनरल उस पर सलाह नहीं देगा भारत सरकार को। तो पूछ लिया जाता है कि अटॉर्नी जनरल किसको सलाह देता है? तो राष्ट्रपति को नहीं, भारत सरकार को सलाह देता है। ठीक है। दूसरा, वह राष्ट्रपति द्वारा भेजे या आवंटित किए गए कानूनी चरित्र के अन्य कर्तव्यों का प्रदर्शन करता है। तीसरा, वह संविधान के द्वारा या किसी अन्य कानून के तहत उस पर सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करता है। महान्यायवादी के लिए आप सिर्फ इतना ही पढ़ लीजिए, इसी में आपका सारा कंटेंट कवर हो जाएगा। प्रीलिम्स का सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो देखो, अभी हमने जो कवर किया वो क्या क्या कवर किया? हमने मंत्रिपरिषद को समझा। ठीक है, मंत्री परिषद को समझा। ठीक है, मंत्रिपरिषद समझा। दूसरा जो हमने समझा वो महान्यायवादी को समझा। महान्यायवादी, ठीक है, इनको समझा। और इनसे रिलेटेड जो कंटेंट आपको दे रखा है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इसी में आपका काम हो जाएगा। इससे अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी प्रीलिम्स में। यदि आप हमारी किसी भी प्रकार की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। आप चाहें तो यहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके हमारी पीडीएफ डाउनलोड करके उनका अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं। जब तक बने रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।